उसने कहा साहब इस एरिया में, एक एरिया बताया उसने, इस एरिया में हर महीने हमारे 750 आईफोन चोरी हो जाते हैं। ओके। और हर महीने हो रहा है। बोले नहीं मुझे टेंशन फ़ोन की नहीं है, फ़ोन चोरी हो जाने दो, पता करो कि होता कैसे, प्रोसेस फिक्स करना है। तो जामताड़ा मैंने देखा खेत में बैठ के कॉल कर रहे हैं, अब खेत के तो नहीं है, 5 स्टार होटल में बैठे कर रहा होगा, बाद में पकड़े गए अभी। तो इनके पास पैसे की तो कमी है नहीं, ये पूरा जिम्मेवारी क्रेडिट कार्ड कंपनी की है, वो आपको पूरा पैसा वापस करेगी। तो ऐसे केसेस में तो आप तुरंत डिस्प्यूट रेज करो और आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनी कितना भी परेशान करे, उससे आरबीआई गाइडलाइन भेज दो, जिम्मेवारी आपकी है। यदि आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट के पैसा निकल गया है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका पैसा वापस करने की जिम्मेवारी सामने वाले की। फ़ोन हैक कई तरीके से हो सकता है, बिना कुछ इंस्टॉल किए भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो पहले हमें पता करना है कि हमारा फ़ोन यदि हैक हुआ है तो हुआ कैसे। तो 12 अगस्त को एक बहुत हाई प्रोफाइल आदमी किडनैप होता है और 2 करोड़ का रैंसम मांगा जाता है। ये जो उसकी वाइफ है वो रो रही है और वो मतलब लिटरली बैक कर रही है कि आप कुछ तो कर लो, और हम सब कर रहे हैं और हम उसको ढांढस दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हमें पता है अंदर से कि कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को भी नोटिस भेज सकता है। नोटिस क्या है, कोई एक कोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। नोटिस इज जस्ट एन लीगल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। नोटिस से क्यों डरना। ब्लूटूथ सीरियल प्रोफाइल का एक्सेस मुझे मिल जाए तो मैं रिमोटली आपके मॉडेम को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके। अब तो ये रिस्क बन जाता है, मतलब आई कैन मेक ए कॉल थ्रू योर फोन विदाउट नोइंग यू, आपको दिखेगा भी नहीं। देखिए मैं पुलिस की ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ, पुलिस को बांध के रखना 2 घंटे इज़ ए बिग इशू, पर मेरे सेशंस में वो 3 घंटे 6 घंटे की ट्रेनिंग बैठ के लेता है। एंड मुझे रिक्वेस्ट आती है कि सर आप आते हो तो ये लोग चाय भी भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग को स्ट्रेस नहीं बनाते, हम ट्रेनिंग को एंटरटेनमेंट बनाते हैं। आप ना व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर लें। अब आपका व्हाट्सएप का ओटीपी भी चोरी हो गया तब भी कोई उसको नहीं देख सकता। कोई भी क्रिमिनल आपका फेसबुक क्यों क्लोन कर रहा है? क्योंकि वो आपके थ्रू आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। वो दोस्तों तक कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि आपकी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक है, मैं देख सकता हूं कि आपके कौन कौन दोस्त हैं। यदि हैक हो गया फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो facebook.com/hacked, instagram.com/hacked लिंक है, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, उन पर जाएं, रिपोर्ट कर दें, आप रिकवर खुद कर लेंगे, रिकवर हो जाएगा। इंस्टाग्राम में एक और फीचर है फैमिली सेंटर करके। यदि कोई टीनेज बच्चा है आपके घर में और आप चाहते हो कि उस पर थोड़ा नज़र रखें, उसको कोई परेशान ना करे, बुली ना करे, तो फैमिली सेंटर फीचर यूज़ कर लें, आप उसकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर्स, आई हैव सीन देम क्राइंग, आंसू निकलते हुए, रोते, ऐसा देखा। साइबर सिक्योरिटी की अपनी सीरीज में हम अब 11वें एपिसोड में पहुंच गए एंड अगेन फिर से आज मेरे साथ हैं हमारे साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर वेलकम। थैंक यू सो मच अयाज भाई। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम मस्त सर। कमेंट्स ठीक आ रहे हैं? कमेंट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, उसको लेंगे सर हम अपने एपिसोड में आज। सर एक क्वेश्चन, आई थिंक इसको हमने कर लिया एड्रेस, लेकिन अगर कुछ रहेगा तो आप बताएं। क्या एक बेसिक चेकलिस्ट आप दे सकते हैं कि हम गूगल अकाउंट और सेटिंग में चेंज करके पोटेंशियल फ्रॉड से बच पाएँ? गूगल अकाउंट्स में या अपनी फ़ोन की सेटिंग पोटेंशियल, देखिए फ़ोन की सेटिंग्स डेफिनेटली मैं यदि क्विक बताऊं तो 2-4 चीज़ें जो ज़रूर मैं करना चाहूँगा। एक, आप ना व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर लें। इनफैक्ट हर चीज़ आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, पर व्हाट्सएप नॉर्मली लोग नहीं करते, इसलिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। सेटिंग्स में जाए, वहाँ अकाउंट्स का ऑप्शन होगा, अकाउंट्स के अंदर सेकंड या थर्ड ऑप्शन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और उसके संग एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो दे दें तो आपका अकाउंट सेफ। अब आपका व्हाट्सएप का ओटीपी भी चोरी हो गया तब भी कोई उसको नहीं देख सकता, सेफ हो गया। फेसबुक में 2 सेटिंग्स कर लें। फेसबुक की चैलेंज ये है कि फेसबुक क्लोन हो जाता है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर उठाई, ओके एग्जैक्टली, और मैंने अयाज के नाम से एक और फेसबुक प्रोफाइल बना लिया और आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजी, वो सोचेंगे शायद आपका पुराना भर गया है या आपका जो भी रीज़न रहा है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी यूज़ करके मैं उनको हैक करूँ या उनको लिंक भेजूँ या उनको पैसा मांगूँ। ऐसा किसी के संग ना हो, उसके लिए 2 सेटिंग कर लें फेसबुक में। भाई कोई भी क्रिमिनल आपका फेसबुक क्यों क्लोन कर रहा है? क्योंकि वो आपके थ्रू आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। वो दोस्तों तक कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि आपकी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक है, मैं देख सकता हूं कि आपके कौन कौन दोस्त हैं। बस क्या करना है, फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लेनी है। एग्जैक्टली। यदि आप सेटिंग्स में जाके अपनी फ्रेंड लिस्ट ओनली मी कर दें कि मुझे ही दिखे, मेरे दोस्तों को भी ना दिखे, किसी को नहीं देखने की जरूरत है, तो क्लोन नहीं होगा। और दूसरा, जो आपकी पोस्ट है उनको कौन लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उससे भी पता पड़ जाता है कि आपके दोस्त कौन है। तो जो पोस्ट है वो भी उसकी विजिबिलिटी अपने दोस्तों तक रखें, ओनली फ्रेंड्स, पब्लिक ना रखें, क्योंकि फ्रेंड्स पर तो चांसेस कम है कि उनमें कोई घुस गया है क्रिमिनल। तो उस वजह से फिर आपका क्लोन होना
ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने देखा लोग बहुत परेशान होते हैं, सर फिर से क्लोन हो गया, फिर से अरे 2 सेटिंग कर लो, नहीं होगा क्लोन। हो गया इंस्टाग्राम, यदि हैक हो गया फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो facebook.com/hacked, instagram.com/hacked लिंक है, पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उन पर जाएं, रिपोर्ट कर दें, आप रिकवर खुद कर लेंगे, रिकवर हो जाएगा। इंस्टाग्राम में एक और फीचर है फैमिली सेंटर करके, यदि कोई टीनेज बच्चा है आपके घर में और आप चाहते हो कि उस पर थोड़ा नज़र रखें, उसको कोई परेशान ना करे, बुली ना करे, तो फैमिली सेंटर फीचर यूज़ कर लें, आप उसकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं 18 साल की उम्र होने तक। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स में बता रहा हूँ। फ़ोन की जो SMS विजिबिलिटी है कि OTP आता है तो फ्लैश करता है, वो डिसेबल कर दें। यदि फ़ोन लॉक मोड में SMS भी दिखता है, ऊपर OTP दिखता है, वो ना दिखे। खासतौर से जब आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लो तो और बड़ा बड़ा दिखता है, बिल्कुल वो ऊपर ही आता है सर। उसको भी डिसेबल कर सकते हैं आप कि वो ना दिखे, क्योंकि आप इग्नोरेंटली कभी बार फ़ोन छोड़ गए या इधर उधर हो गया तो कोई OTP ले सकता है। ये कुछ सेटिंग्स ध्यान रखेंगे मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर जो सर बच हाँ। जाए। तीसरा जो गूगल के बारे में बताया कि अपना गूगल कहीं पे भी लॉगइन ना छोड़ें। जैसे कई बार आपका पुराने फ़ोन में लॉगइन पड़ा है या आपके लैपटॉप में लॉगइन पड़ा है जो दूसरे लोग भी एक्सेस कर रहे हैं। यदि आपको पर्सनल है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ही सब उसका पासवर्ड जानते हो। पर यदि ऐसी कोई भी डिवाइस है, आईपैड है जो कॉमन है या ओपन है, या कोई ऑफिस का कोई लैपटॉप है उसमें लॉगिन करके छोड़ दिया आपने, ऐसी गलती ना करें। सर एक क्वेश्चन ये आया था कि सर से ये पूछें कि अगर किसी लिंक पे क्लिक कर दिया हमने और हमें पता चल गया हमारा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो हम क्या करें? देखिए, आपको पहले पता कैसे पड़ा कि फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है? क्योंकि आपको उस लिंक पे डाउट था, ओके, तभी तो पता पड़ा। तो आप उस लिंक को सबसे पहले स्कैन करें, देखें कि लिंक में था क्या। यदि आपको कुछ भी मिल जाता है कि ये लिंक मेलवेयर था या लिंक में प्लगइन था, ब्राउज़र प्लगइन था, तो कौन सा प्लगइन था, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यदि आप उस सोर्स को ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो आप रेमेडी भी जान जाएंगे। वायरस की रेमेडी जो होती है वो वायरस से ही निकलती है। तो पहले हमें पता करना है कि हमारा फ़ोन यदि हैक हुआ है तो हुआ कैसे, तो वो जानने की कोशिश करें। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको याद भी नहीं कि लिंक आपने कब क्लिक कर दिया था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि शायद मेरा फ़ोन हैक है और मुझे चेक करना है, तो फिर एक चेकलिस्ट है। ओके, क्योंकि फ़ोन हैक इज़ नॉट समथिंग, कोई एक एक्टिविटी नहीं है। फ़ोन हैक कई तरीके से हो सकता है। मैं आपका 2 मिनट में फ़ोन स्कैन करके नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि फ़ोन हैक है या नहीं है। उसको कई सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। हम हैकिंग का मतलब सोचते हैं कि कोई वायरस फ़ोन के अंदर आ गया, अब बाहर डेटा भेज रहा है। दिस इज़ ओनली वन टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, बट देयर आर मेनी अदर टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी जो बिना कुछ इंस्टॉल किए भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। वाईफाई कंप्रोमाइज़ करके भी डेटा निकाला जा सकता है, OTP कंप्रोमाइज़ करके भी डेटा निकाला जा सकता है, फिशिंग करके भी आपके डिटेल्स निकाले जा सकते हैं, ऑटोफिल चुरा के भी आपके डिटेल निकाले जा सकते हैं, एंड ट्रोजन इंस्टॉल करके भी निकाला जा सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या कई बार आपका सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाए कि आप कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करो जो कंप्रोमाइज्ड है, ओके, है ना, आपसे कंप्रोमाइज्ड वेबसाइट एक्सेस करा के ही कुछ गलती करवा लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपका फ़ोन हैक है या नहीं है, इसके लिए हम वो चेकलिस्ट ट्राई करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या कोई मेलवेयर तो नहीं इंस्टॉल्ड है फ़ोन में, पहला तो वही करेंगे। तो सारी ऐप स्कैन करनी है, मूवी आर्मर से भी कर सकते हैं, और भी टूल है, कर लो। फिर हम देखते हैं कि आपके OTP तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कॉल फॉरवर्डिंग तो सेट नहीं है, या आपका वॉइस मेल तो में तो गड़बड़ नहीं है, या eSIM में तो किसी ने नहीं कोई छिड़खानी की है। इस तरह की चीज़ें चेक की जाती हैं, और भी ऐसे 10-12 चेकलिस्ट हैं। फिर हम देखते हैं कि कहीं कोई अभी एक्टिविटी लॉग ऐसा मिल जाए, क्योंकि आपके फ़ोन का एक्टिविटी लॉग भी मिल जाता है, जहाँ पर कुछ एनोमली मिल जाए मुझे कि हैवी अपलोड हो रहा हो, या क्यों आपके फ़ोन से अचानक से इतना हैवी अपलोड हो रहा है रात में, या साइलेंट है फ़ोन तब हो रहा है, वैसा कोई ट्रैफिक मिल जाए। जो अभी कहता है हर फ़ोन ना डेटा अपलोड डाउनलोड का सेटिंग बना के रखता है, तो यदि वो आप एनालाइज करेंगे तो आइडिया लग जाता है। फिर या आपने कोई QR कोड स्कैन किया था, लिंक स्कैन किया था, कोई ऐसी एक्टिविटी मिल जाए जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकूं, या आपको कोई ईमेल आई थी तो मैं ईमेल स्कैन करूंगा फिर आपकी सारी, तो आपकी हर चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी, या आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया था। सो अनलेस अनटिल आई चेक ईच एंड एवरीथिंग, मैं एक झटके में नहीं बता सकता। तो उसके लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट नॉर्मली मैं सिखाता हूँ लोगों को, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग। यदि कोई अभी डाउट क्रिएट करे कि यार आप देख लीजिए कि मेरा फ़ोन हैक तो नहीं है, तो वो कम से कम 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। हर चीज़ आप चेक कर लोगे, आईफोन के लिए अलग है, एंड्रॉयड के लिए अलग है। उसके बाद आप अपनी तरफ से अश्योर हो सकते हो कि ये फ़ोन हैक नहीं है, या हैक है तो ये हैक था, इसमें आप कारण भी बताओगे। यदि हैक मिल जाता है तो
फाइन। अगर सर मान लीजिए उसको किसी बंदे ने ये देखा कि उसका डेटा अपलोड हो रहा है, मतलब जाके देख लिया उसने कनेक्शन सेटिंग में कि भाई मेरा जो है डेटा यहाँ से जा रहा है, या फिर कोई मालवेयर की ऐप उसको मिल गई है। अभी दोनों सिनेरियो में ऐप नहीं मिली या डेटा गया ऐप मिल गई, दोनों साथ में मिल गए, तो इस सिचुएशन में क्या उस फ़ोन को फॉर्मेट कर दें, या ऐप अगर हमने डिलीट कर दी तो उससे काम चल जाएगा, या फिर वो डेटा हटा दिया हमने, डिसेबल कर दिया तो उससे काम चल जाएगा ऐसी सिचुएशन में? देखिए फॉर्मेट से तो काम चल ही जाएगा ओके। डेफिनेटली, पर हम फॉर्मेट इसलिए नहीं करना रिकमेंड करते हैं कि आपका कई बार डेटा ऐसा होता है जो आप लूज़ कर जाएंगे, तो आपका डेटा बैकअप लेते हैं, फिर फॉर्मेट करके फिर आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। पर ऐसा ना हो कि डेटा बैकअप लेते समय आप कुछ ऐसा बैकअप ले लें जो ओके। उस मेलवेयर को दोबारा इंट्रूजन दे दे, तो वो पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें बैकअप भी स्कैन करना पड़ेगा। तो जब हम बैकअप लेंगे उसको अलग से एक सैंडबॉक्स में जाके अलग से स्कैन करके देख लेते हैं कि इसमें अभी कोई ऐसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल या कोई ट्रेसेस तो नहीं है जिसकी वजह से ये मेलवेयर दोबारा आ जाए, फिर हम एश्योर करते हैं। तो फॉर्मेटिंग भी रिस्क दे सकती है उसके बाद, लेकिन हाँ फॉर्मेटिंग इज़ डेफिनेटली ए सोल्यूशन। ऐप रिमूवल करके यदि हमें ठीक मिल जाता है तो हम ऐप रिमूवल करके देखेंगे कि भाई कोई सिम्टम अभी भी है क्या। कई बार ऐसा होता है कि ऐप रिमूवल करके उस समय सिम्टम नहीं होता, पर टाइमर बेस्ड होता है वो सिम्टम, ओके। वो 3 दिन बाद आएगा, तो वो रिस्क भी रहता है। तो इसीलिए नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि फॉर्मेट कर ही दिया जाए फ़ोन, एक बैकअप क्लीन करके, और फिर बैकअप रिस्टोर कर दिया जाए। लेकिन देर आर मिडिल वेज ऑल्सो, हो सकता है कि कुछ इंस्टॉल ही ना हुआ हो, कुछ और तरीके से डेटा निकला हो, तो मैं उसी को फिक्स करूँगा ना फिर। बिल्कुल, मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ सर ने जो बताया कि फॉर्मेट कर सकते हैं आप, लेकिन अगैन आप देखें कि भाई आपका डेटा क्या है, और फॉर्मेट करेंगे अगर वो हैक हुआ तो कुछ ऐसा मालवेयर हुआ हो सकता है वो मतलब चले जाए, बट अगैन बाद में आ जाए, तो वो थोड़ा देखिए। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, मतलब काफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे ऐप से रिलेटेड जो हमने बात किया था, कि अगर हमने ऐप को डिलीट कर दी तो क्या वो उसके बाद भी डेटा हमारा एक्सेस करती रहती है, या ऐसा होता है कि इंस्टॉल करने के बाद उसका हमसे कोई मतलब फ़ोन से कोई कनेक्शन नहीं रहता? देखिए ऐप कई बार आप क्लीन अप कर भी दें तब भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रह जाती हैं कई बार फ़ोन में, और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बेस पर दोबारा इंट्रूजन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। रैंसमवेयर के केसेस में नॉर्मली ऐसा होता था कि रैंसमवेयर आपने क्लीन करवा लिया या कुछ फॉर्मेट कर ली, पर बैकअप इन्फेक्टेड हो गया था, और उस इन्फेक्शन के कारण दोबारा इस तरह का पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई। क्योंकि कोई भी हैक ना वन स्टेप अटैक नहीं होता, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहले रेकी की जाएगी रिकॉनिसेंस, देखा जाएगा कि आपके फ़ोन में अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। आपकी एप्लीकेशन कोई वल्नरेबल है तो उसके थ्रू घुस जाते हैं। फ़ोन ठीक है, आपका सिक्योर है, अपडेटेड, फर्मवेयर अपडेट, ओएस अपडेट, एवरीथिंग इज़ टाइट, लेकिन आपने एक मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर रखा है, या आपने कोई एक ब्राउज़र इंस्टॉल कर रखा है, या आपने कोई ऐसी यूटिलिटी ऐप इंस्टॉल कर रखी है जो वल्नरेबल है, तो मैं उसके थ्रू घुसूँगा। मैं आपको कुछ ऐसा मैसेज दूंगा कि उसका पैच अपडेट है, और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि पेगासस का सबको पता है, आईफोन हैक आईफोन के कारण नहीं होता था, आईफोन हैक व्हाट्सएप के कारण होता था। तो चूंकि व्हाट्सएप वल्नरेबल था इसलिए आईफोन हैक हो जाता था। व्हाट्सएप पर तो आप इतना ट्रस्ट करते हो, अब सोचिए इतनी सारी ऐप इंस्टॉल कर लेते हो आप, क्या आपको उतना ही ट्रस्ट है उन सब ऐप पे? नहीं है। तो क्रिमिनल के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर वो उस ऐप को एक्सप्लॉइट करने के लिए तरीके निकालता है कि आपको कैसे एंगेज करके आपसे वो गलती कराए। तो आप जब जिस स्टेज पर फाइनली हैक होते हो उससे पहले 2-3 स्टेप हो चुके होते हैं। बिल्कुल। यदि वो 2-3 स्टेप में जो हुआ था वो आपने क्लीन नहीं किया है, ओके, तो वो तो अभी भी है ना, एग्जैक्टली वो दोबारा अटेम्प्ट करेगा, उसको चौथा ही तो स्टेप लेना है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी यदि आपको वो पूरा प्रोसेस नहीं पता कि मेरे फ़ोन में वायरस आया कैसे, फाइनली उसने कहा वायरस है, वायरस क्लीन कर दिया, लेकिन वो 3 स्टेप अभी भी है। एग्जैक्टली समझने की कोशिश कीजिए, ये जो खतरा है, इसलिए पूरी तरीके से जब तक हम क्लीन अप ना करें बना रहता है। फाइन। सर ऐसे भी होता है जैसे कि ना OTP आता है, और वो बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको रीड करके फीड कर देते हैं जहाँ पे हमें चाहिए होता है। तो क्या ये सेफ़ है, या फिर इसमें भी कुछ दिक्कत है कि भाई आप वहाँ से सेव ना करें, डायरेक्टली आप उसको पढ़ के लिखें डायरेक्ट, मतलब जो आपने OTP देखा उसको खुद से एंटर करें? नहीं, सेफ़ तो है, इसीलिए वो फीचर दिया गया। और उस एक्चुअली जब ऐसा फीचर किसी ऐप को दिया जाता है तो नॉर्मली OS लेवल पर भी वैलिडेशन होता है। हर ऐप को ये फीचर नहीं देंगे कि भाई ये फीचर दिया जा रहा है तो क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। लेकिन हाँ मिसयूज़ भी होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं मिसयूज़ होने के। तो इफ़ यू
आई वुड रिकमेंड कि आप मैनुअली फीड करें और उस फीचर को डिसेबल भी किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर ऐप जो आजकल आ रही हैं, जो खासतौर से बैंकिंग ऐप सर, वो ऑटो SMS रीड ऑप्शंस रखती हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, आप कॉन्शियस तो ज़रूर रहिए कि जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वही ऑपरेशन हो रहा है या कुछ और बीच में होने की कोशिश हो रही है। मैं बेसिकली एक टाइम पे मैंने ये किया था, वो बैंकिंग ऐप्स को भी मैंने डिनाई कर देता था और वो उठा के खुद से डालता था। लेकिन फिर लगा यार ये एटलीस्ट ऑथेंटिक है जो आ रहा है वही, ऐसा नहीं है कोई पीछे बैठा है वो खुद टाइप करके डाल दे। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सर एक चीज़ और थी, एक जैसे कि लोग अपने फ़ोन में हर वक्त ब्लूटूथ ऑन करके रख देते हैं, वाईफाई ऑन करके हर वक्त रखते हैं, तो क्या ब्लूटूथ ऑन करके छोड़ देना यार ऑन रखना, इससे कुछ खतरा होता है? हाँ, क्योंकि देखिए ब्लूटूथ नॉर्मली किसके लिए यूज़ करते हो आप? फाइल्स वगैरह इधर कनेक्ट करने के लिए। फाइल्स के लिए नहीं करते आप ईयरफोन या अच्छा हाँ, इनके लिए कहते गैजेट्स कनेक्ट करने के लिए। फाइल्स के लिए तो वाईफाई हाँ सर, वही वाली स्पीड तो ब्लूटूथ देगा नहीं आपको, पहले होता था। लेकिन ब्लूटूथ के कई सारे प्रोफाइल होते हैं। ब्लूटूथ मीडिया प्रोफाइल, ब्लूटूथ सीरियल प्रोफाइल, ब्लूटूथ इज़ ए प्रोटोकॉल, उसके बेस पर कई सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। मीडिया प्रोफाइल का मतलब है कि मैं मीडिया प्ले कर सकता हूँ। जैसे स्पीकर है, ब्लूटूथ मीडिया एक स्पीकर है ब्लूटूथ, मैं गाने चला रहा हूँ तो उसको सिर्फ यहाँ से स्ट्रीम करके बफर दिया जाएगा प्ले करने के लिए, और वो कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरी फाइल नहीं उठा सकता। फिर इनका भाई ब्लूटूथ USB का प्रोफाइल है या सीरियल प्रोफाइल है। सीरियल प्रोफाइल में क्या होता है कि आपके फ़ोन के अंदर 2 प्रोसेसर्स होते हैं जो मेजर ब्रेन जो कहा जाता है, एक होता है मॉडम और एक होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर। अब एप्लीकेशन प्रोसेसर पे एप्लीकेशन रन कर रही है और मॉडम जो है वो इंटरफेस, वायरलेस इंटरफेस के लिए है, जैसे 3G 2G जो भी मॉडम है आपका, जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये जो मॉडम और जो एप्लीकेशन प्रोसेसर है आपस में सीरियल प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इफ़ योर ब्लूटूथ सीरियल प्रोफाइल का एक्सेस मुझे मिल जाए तो मैं रिमोटली आपके मॉडम को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, अब तो ये रिस्क बन जाता है, मतलब आई कैन मेक ए कॉल थ्रू योर फोन विदाउट नोइंग यू, आपको दिखेगा भी नहीं। आई कैन इंट्रूड, मतलब आई कैन सेंड मैसेजेस थ्रू यू, क्योंकि मैं मॉडम को कंट्रोल कर रहा हूँ सीधे। तो इसको बोलते हैं कि आपका ब्लूटूथ सीरियल प्रोफाइल, क्योंकि ब्लूटूथ में कोई वल्नरेबिलिटी आई और उस वजह से ब्लूटूथ सीरियल प्रोफाइल का एक्सेस मिल गया किसी अटैकर को और वो आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सप्लॉइट कर पा रहा है। इसलिए ब्लूटूथ ऑफ करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सी वल्नरेबिलिटी आ जाए। आज शायद नहीं हो, लेकिन आती रहती है हमेशा कोई ना कोई, कि यदि उसको ब्लूटूथ मीडिया प्रोफाइल एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट कोई स्पीकर कनेक्ट करके गाना प्ले करवा सकता है, इतना ही कर पाएगा। लेकिन यदि उसने सीरियल प्रोफाइल कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो मॉडम कंट्रोल कर लेगा। और भी होते हैं उसमें 6-7 प्रोफाइल होते हैं, और मैं भी मिस कर रहा हूँ क्योंकि ब्लूटूथ बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। 6-7 चीज़ें जो अलग अलग तरीके से ब्लूटूथ के थ्रू होती है। मतलब सर सॉलिड चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ना लोग अपना ब्लूटूथ ऑन छोड़ देते हैं। घर पे मैं जाता हूँ अपने, देखता हूँ फ़ोन्स में घर पे रखे हुए तो ब्लूटूथ ऑन है, मैं बंद कर दो इसको, लेकिन किसको आइडिया इतना नहीं होता, वो ऑन करके रखता है और उससे बड़ा खतरा बन सकता है कि भाई आप, और जैसे आप बता रहे कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो हम स्मार्ट वॉचेस में भी देखते हैं सर, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं और वो स्मार्ट वॉच से म्यूज़िक प्ले हो जाता है फ़ोन में, तो इस तरह का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। सर एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आया था OLX वगैरह पे भी कि इस पर भी हम सर से बात करें, तो OLX पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। वो एक तो अलग फ्रॉड हो जाता है कि भाई ठीक है किसी ने कॉन्टैक्ट किया आपको, OTP ले लिया और पेमेंट नहीं दिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन पुरानी चीज़ें बहुत सारी लेते हैं लोग, और पुरानी चीज़ों में जैसे कि फ़ोन ले लिया किसी का और फ़ोन से फिर कुछ क्राइम वगैरह किसी ने कर लिया, तो क्या इसमें भी जिसने बेचा वो मतलब फंस सकता है इन सब चीज़ों में? बिल्कुल फंस सकते, दोनों करें। देखिए, आप जो बेचने वाला है हो सकता है कि वो क्रिमिनल हो, चोरी की चीज़ें बेच रहा हो। ओके, आपने क्या वेरिफिकेशन किया था या OLX ने वेरीफाई किया है? कई बार ऐसा हुआ कि अमेज़ॉन पर लोग एज ए सेलर या वेंडर रजिस्टर हो गए और एक प्रोडक्ट ऑफ़र किया और वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा और पैसा लेके भाग गए। तो ये सब चीज़ पॉसिबिलिटीज़ तो रहती हैं। तो जब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे वहाँ पर धांधलियाँ हो गई, मुझे इन्हीं में से एक बड़ी कंपनी का कोई सीनियर ऑफिसर मिलने आया। उसने कहा साहब इस एरिया में, एक एरिया बताया उसने, इस एरिया में हर महीने हमारे 750 आईफोन चोरी हो जाते हैं। ओके, तो मैंने कहा कैसे? तो बोले ट्रेस करना है कैसे होते हैं, पर गायब हो रहे। तो मैंने कहा आप, पर चूँकि इनका जो बिज़नेस होता है ना वो नंबर्स पे चलता है, तो इसलिए वो रोकते नहीं हैं प्रोसेस कि नहीं साहब
एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा यार 750 आईफोन तो अभी तो एफ आई हो जाना चाहिए, इसलिए बिग अमाउंट, लाइक 1-1.5 लाख का फ़ोन होता है और हर महीने हो रहा है। बोले नहीं मुझे टेंशन फ़ोन की नहीं है, फ़ोन चोरी हो जाने दो, पता करो कि होता कैसे, प्रोसेस फिक्स करना है। तो होता क्या था कि कोई बंदा था, वो खरीदता था फ़ोन, आईफोन, कैश ऑन डिलीवरी पर या जो भी प्रोसेस होते होंगे, और वो बंदा आता था और इसके बाद ये रिजेक्ट कर देता था कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब ये फ़ोन रिजेक्ट होकर वापस जाता था, लेकिन वो स्टोर में नहीं पहुंचता था। ओके। स्टोर में देखा जाता था फ़ोन नहीं, तो इस पूरे बीच में फ़ोन गायब होता था। तो फिर जब ने डीप डाइव किया, पकड़ा, पर होता क्या है कि बिकॉज दिस इज़ ए कॉस्टली प्रोडक्ट, जब तक ये फिक्स करेंगे करोड़ों इधर के उधर हो चुके होते हैं। तो इस तरह के अटैम्प्ट होते रहते हैं ई कॉमर्स पोर्टल्स पर। सिमिलरली OLX पर चूँकि लो कॉस्ट सेकेंड हैंड चीज़ें बिक रही होती हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ आर मच हायर। फाइन। एक कैशिफाई पे भी एक सवाल आया था स्पेसिफिकली नाम लेके कि वो पुराने फ़ोन्स वहाँ से ख़रीदते हैं, तो वो ख़रीदना कितना सेफ़ है और कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं वो कहीं ऐसी तो नहीं है कि भाई किसी ने चोरी की है, उस पर क्राइम हुआ हुआ। देखिए फ़ोन के लिए तो sanchar-sathi.gov.in पर एक ऑप्शन है, जिस पर हमने सर लास्ट टाइम बताया था। उसमें आप IMEI डालें तो बता देगा कि IMEI किस फ़ोन का है, उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन सा मॉडल है, और चोरी का तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि IMEI कहीं FIR में या ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि उसमें स्टोलन फ़ोन की रिपोर्ट का मैकेनिज्म भी है, तो उस डेटाबेस में मिल गया तो भी वो बता देगा। तो एक तरीके से आप जब सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हैं तो वहाँ जाके एक बार चेक ज़रूर कर लें कि ये वही है या ऐसा तो नहीं ये चोरी का फ़ोन हो। बाकी फॉर्मेट ज़रूर करें फ़ोन को लेने के बाद, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि प्री इंस्टॉल्ड समथिंग देखिए यार आपका डेटा बाद में उड़ा लिया जाए। ओके सर, अब एक कोई कहानी हो जाए आपकी तरफ से। एक बंदा आया मेरे पास, उसकी प्रॉब्लम ये थी, उसने कहा कि साहब मेरे ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ओके, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने क्यों? बोले मैं ऑडिटर हूँ और मैं ऑडिट करने जाता हूँ, ओके, इन्वायरमेंटल ऑडिट, कि भाई इस कंपनी के अंदर सारे प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, मेंटेनेंस प्रॉपर है, किसी वजह से कोई हैजार्डस सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, गैस लीक ना हो जाए, ऐसा कुछ ना। और ये बड़ा रेगुलर होता है। तो मेरे ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई कि मैंने ऑडिट ढंग से नहीं किए, ओके, और मैंने किए, तो आप मेरी हेल्प कीजिए और एविडेंस निकाल के दे दीजिए कि हाँ मैंने किए हैं, भाई मैं वहाँ गया था। बिल्कुल। तो सर, तो मैंने कहा अच्छा आप गए थे, आप कैसे प्रूव करेंगे? कह रहे सर वो तो मेरी लोकेशन वहाँ आ जाएगी। मैंने कहा हाँ वेरी गुड, और मेरा उस दिन का स्टे आएगा वहाँ। मैंने कहा वेरी गुड। तो बोले तो फ़ोन से आप निकाल ही लोगे? मैंने कहा हाँ निकाल लेंगे। एंड ही इज़ गाइडिंग मी एंड ही सजेस्टिंग मी, सर ये निकाल के आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो मेरा प्रूव हो गया, मैं तो गया था। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा हाँ ये तो कर ही सकते हैं, तो फ़ोन दीजिए। मैंने गूगल डैशबोर्ड से वो निकाला, ये निकाला, सब निकाल के उसके बाद मुझे फ़ोन आया उसके डिपार्टमेंट से, कहते साहब आपने बोला है कि ऑडिट किया था इन्होंने और आपने कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया है। मैंने कहा हाँ जो मैंने देखा उसको वैलिड कर दिया कि हाँ ऐसा हुआ है। बोले आर यू श्योर कि उन्होंने ऑडिट किया? ओके, अब मुझे लगा, मैंने कहा ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखा रहा है? बिल्कुल। मैंने कहा मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए श्योर हूँ जो मैंने डेटा दिया। ये फिजिकली वहाँ था, मैं अभी नहीं, मैंने उस एंगल से किया ही नहीं, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था कि उसको वो एविडेंस मिल जाता कि वो अपनी क्लीन चिट कर ले। बोले नहीं साहब इसने ऑडिट किया ही नहीं था। ओके, अब मैं, ऐसा लगा मुझे कि मैंने एक शायद एक क्रिमिनल का साथ दे दिया, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा लगा। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोले क्योंकि उस कंपनी का जो बॉयलर था उसमें ब्लास्ट हो गया और कुछ लोग घायल हो गए, और उन्होंने 1 महीने पहले ऑडिट किया था और क्लीन चिट दिया कि वो सब कुछ ठीक था, और वो तो मेंटेनेंस नहीं हुआ। एंड देन ही टोल्ड मी मेरी इन्फॉर्मेशन की। फिर हमने इंक्वायरी सेटअप की सर, इंक्वायरी की तो वहाँ पता पड़ा कि सालों से ऑडिट नहीं हुआ। अरे, तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, और वहाँ लोकल लोग भी कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर ये क्या, इन्होंने ये कैसे कॉन्फिडेंट है? बोले लेकिन इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया और इस ऑडिट रिपोर्ट में वहाँ दिख रहे हैं, फोटो लगी हुई है, वहाँ ऑडिट कर रहे हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा भेज दो ऑडिट रिपोर्ट में, एक बार उसको भी चेक कर लेता हूँ। तो बोले डिजिटल कॉपी नहीं ऑडिट रिपोर्ट की, सिर्फ फिजिकल कॉपी सबमिट हुई है। ओके, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिजिकल कॉपी भेजो, मतलब प्रिंट आउट ले लेके पेज लगाए, डिजिटल कॉपी कोई नहीं। तो मैंने कहा इनसे मांग लो, इनके पास डिजिटल कॉपी रही होगी। बोले नहीं, वो कह रहे हैं फॉर्मेट हो गया और ये हो गया। अब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है,
क्योंकि ये मेरे से एविडेंस लेके गया है अपने आप को क्लीन चिट दिखाने के लिए, पर वहाँ की इंक्वायरी कुछ और कह रही है। तो मैंने जब वो फिजिकल रिपोर्ट देखी तो देखा कि उन्होंने सबको क्लीन चिट दे रखा है और वहाँ पर टीम के संग खड़े हैं ऑडिट करते हुए। मैंने इनका जब फ़ोन का भी पैटर्न देखा तो पता पड़ा कि वहाँ रुके हैं, उतने दिन का डिस्टे भी आ रहा है, होटल में भी है, सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा यार तो ऐसा कैसे बंदा गया है, कंपनी में भी गया, दिख रहा है फ़ोन की विजिट दिख रही है कंपनी में कि वहाँ रहा है, तो कैसे माने। तो जब मैं और डीप डाइव कर रहा था तो पता पड़ा अच्छा यही वो गया था ट्रेन से, तो ओवरनाइट कुछ ट्रेन थी उस जगह पर जहाँ ये कांड हुआ। तो उस तारीख का मैंने एक्टिविटी लिस्ट देखना शुरू किया। जब एक्टिविटी लिस्ट देखा तो पता पड़ा कि फ़ोन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। अच्छा। और जबकि जिस दिन ऑडिट हुआ है, जबकि उसके पहले और उसके बाद फ़ोन में हर थोड़ी देर में वो फेसबुक चेक होता है, व्हाट्सएप चेक होता है, जैसा कि नॉर्मल लोग करते हैं, पर ड्यूरिंग दैट टाइम फ़ोन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लोकेशन दे रहा है और वो पैटर्न क्रिएट कर रहा है, दैट्स इट। तो मुझे लगा कि इसका मतलब कि उस एक दिन में फ़ोन ट्रैवल किया था, ये बंदा ट्रैवल नहीं किया था। आप समझे बात को? बिल्कुल। किसी और को फ़ोन दिया गया है और वो फ़ोन ट्रेन से गया एंड देन फ़ोन हैज़ डन द वर्क। फ़ोन हैज़ डन द वर्क मतलब फ़ोन को कंपनी में भी ले जाया गया, 2 घंटे वहाँ रखा भी गया एंड प्रॉब्ली जो कुछ भी डेटा हमें दिख रहा है उसकी लोकेशन के दिख रहा था बॉडी। अच्छा, इसके अलावा बिल भी सबमिट किए थे उसने, तो वो भी थे रेस्टोरेंट खाने का बिल, ये बोल। तो हमने अच्छा खाने के बिल की एक फ़ोटो लगाई थी उसने कि पार्टी करते हुए, तो वो फिर फ़ोटो एनालिस्ट करनी। अच्छा, चूँकि हमारे पास डिजिटल कॉपी थी नहीं तो हम टूल्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि इसने मॉर्फिंग की हो, डीप फेक किया हो, सिर्फ फिजिकल कॉपी थी। फिजिकल कॉपी को एनालिसिस करके समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं थी। मतलब इसने क्या किया था, कंपनी की बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो चिपका रखती थी ओके। खड़े होते हुए अलॉन्ग विद अदर पीपल। तो वो जो होता ना मोटा पतला दिखने लगता है आदमी, जब थोड़ा डीप डाइव किया तो समझ में आया कि अच्छा इस हद तक गया है बंदा। एंड देन वी कलेक्टेड लॉट्स ऑफ एविडेंसेस एंड दिखाने की कोशिश की, काउंटर किया, और उस बंदे ने मना कर दिया कि साहब आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा क्या है, आप प्रूफ दो ना, आप ऐसे आपके देखने से तो ना हो जाएगा, कुछ सॉलिड टेक्निकल जस्टिफिकेशन निकालो। मैं फंस गया। तो किसी ने सजेस्ट किया, उसने कहा कि सर यदि इसने अपना फ़ोन भेजा और फ़ोन 1-1.5 दिन वहाँ था और फिर अगले दिन रात को वापस आया जिस दौरान उसकी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये बंदा वहाँ नहीं गया, ये मान लेते हैं, तो ये बंदा कहीं तो था। मैंने कहा यहीं रहा होगा। अच्छा, वो क्या, यदि वो यहाँ था तो बोले वो बिना फ़ोन के जी कैसे रहा था? उसके पास कोई तो फ़ोन होगा क्योंकि 2 दिन आप बिना फ़ोन के कैसे रहोगे? मैंने कहा पॉइंट है, इसका मतलब इसके पास कोई दूसरा फ़ोन भी है। फिर हमने ये देखा कि इसका फेसबुक कहाँ लॉगिन है, व्हाट्सएप कहाँ लॉगिन हुआ था, इससे निकाला दूसरा फ़ोन निकल आया। फिर दूसरा फ़ोन नंबर और फ़ोन निकला, तो उसका जब हमने एक्टिविटी निकाला तो उसमें कुछ पेटीएम या यूपीआई पेमेंट मिल गए। इसने वहाँ यहाँ जिस जगह रहता था वहाँ कुछ रेस्टोरेंट का पेमेंट किया था, और एक जगह तो कुछ ऐसी जगह पेमेंट किया था जहाँ वो खुद ही गया होगा, मतलब मसाज पार्लर का पेमेंट था तो कोई और हो भी नहीं सकता कि भाई मेरा फ़ोन था, मेरी वाइफ नहीं, उसके वाले कहानी भी नहीं हो सकती। सो इतना सॉलिड वो एविडेंस मिला वो दूसरे फ़ोन का। मैंने कहा अच्छा तो पर दूसरा फ़ोन है, एंड यू मेड दिस पेमेंट एंड इट इज़ एन यूपीआई पेमेंट विच ओनली यू कैन डू। तब वो माना। आप देख रहे हो प्लानिंग। एग्जैक्टली। और ये वो बार बार करता था, तो उसका फ़ायदा ये होता था कि आपको टीएडीए मिलता था और आपको छुट्टी मिल जाती थी। यहाँ तो आप घर बैठे हो, बिल्कुल घूम रहे हो, वो कहीं और घूम के अपना ऐश कर रहे हो, इधर ऑडिट हो रहा है, फ़ोन जा रहा है, फ़ोन ऑडिट करके देता है। इसने सेटिंग कर ली थी कंपनी लोगों से, कंपनियों से, तो कंपनीज भी खुश, उनको भी बैठे बैठे वो। तो ये ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा था और अकेला ये बंदा नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे थे। सो इवेंचुअली हमने वो पूरा गैंग क्रैक किया। बट दिस स्टोरी हैज़ एक्चुअली शॉक्ड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि लोग किस हद तक टेक्नोलॉजी को चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड द पर्सन हिमसेल्फ केम एग्जैक्टली कि सर मुझे एविडेंस दे दो, मैं तो, Digitally. एंड ही ओनली सजेस्टेड मी कि सर देखो ये तो मिल ही जाएगा आपको, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि उसी ने प्लान कर रखा है। बिल्कुल। उसने जो प्लान किया वो तो मिलेगा ही।
तो कई बार आपकी नॉलेज का लोग मिसयूज़ करेंगे अपने आप को, अपने क्राइम को छुपाने के लिए। उस समय आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर ये टावर डंप से एक सवाल आया, अगर आप उसको लें इन अ नटशेल अगर आंसर करें, ये जैसे कि जेल्स वगैरह होती हैं, ये यहाँ पे भी फ़ोन ले जाते हैं, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं परमिशन से जानबूझ के करते हैं ताकि पुलिस ये देखती रहे भाई किससे बात करे सस्पेक्ट। तो ये चीज़ क्या रहती है, इस पर बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि आजकल एक दो इंटरव्यू वगैरह भी हुए। आपने कुछ जेलर्स के भी पॉडकास्ट देखे होंगे, मैं भी देख रहा था। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल तो कोई नहीं बताता, पर ये होती हैं, डेफिनेटली होती हैं कि उनके पास फ़ोन के एक्सेस होते हैं, और अदरवाइज़ तो जैमर लगा दो, बात ख़त्म। बिल्कुल। पर क्यों नहीं लगाते या अलाउ ही क्यों करते हैं? क्योंकि हाँ, जैमर लगाएंगे तो आपके फ़ोन भी नहीं चलेंगे, प्रॉब्लम वो भी है। लेकिन हाँ, कई बार सिस्टमेटिक तरीके से भी पहुंचाए जाते हैं, और अदरवाइज़ चाहें तो बड़ी आसानी से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन कौन फ़ोन यूज़ कर रहा है, या ऐसे कितने फ़ोन हैं जो चल रहे हैं। टावर डंप एनालिसिस करके निकाला जा सकता है, क्योंकि देखिए वो पैटर्न अलग होता है, कॉल पैटर्न से बहुत कुछ निकल आता है। जैसे कि हम कॉल पैटर्न से ये निकाल सकते हैं कि ये फ्रॉडस्टर्स का कॉल है। ओके। अब ये देखा होगा एयरटेल ने एक सर्विस देनी शुरू कर दिया, एयरटेल के सिम पर आपको आता है कि ये सस्पेक्ट फ्रॉडस्टर्स का कॉल है, ऐसा कुछ नीचे लिख के आ रहा है। वो कैसे निकाल रहा है? वो पैटर्न देख रहा है उस कॉल का, कि ये यदि एक ही दिन में 50 कॉल लगा रहा है, ओके, बिल्कुल, तो एक सिंपल सा एआई ये बता देगा कि ये गड़बड़ है। ऐसे थोड़ी ना कोई 50 कॉल लगाता है, कोई कॉल सेंटर थोड़ी ना आदमी, या एक एवरेज नंबर से ज़्यादा कॉल लगा रहा है, या ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स क्या है। सो इस तरह के पैटर्न बिना इंट्रूजन किए, दे आर नॉट लिसनिंग बट जस्ट मेटा डेटा एनालिसिस करके भी ये बता सकते हैं कि ये नंबर सस्पेक्टेड, और वो इन्फॉर्मेशन एआई के थ्रू और एक्यूरेट हो जाती है। तो एयरटेल ने स्टार्ट किए सर्विसेज। तो ऐसा नहीं है कि यदि जेल के अंदर फ़ोन यूज़ हो रहे हैं तो टावर डंप एनालिसिस करके वो भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइन सर, ये अलग अलग नंबर से जो कॉल्स आते हैं, ये क्या ऑटोमेटेड कॉल्स वैसे ही होते हैं कि भाई इंटरनेट के थ्रू किसी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर से दे दिए, या फिर ये एक्चुअल कॉल किए जाते हैं और ये बाहर से किए जाते हैं? दोनों सिचुएशंस होते हैं। जैसे भी हमने देखा डिजिटल अरेस्ट में तो IVR कॉल जा रहे हैं। हाँ सर। अब IVR कॉल का फ़ायदा है कि एक साथ आप 1 लाख कॉल डिलीवर कर दो। अब 1 लाख में से 50 लोग भी उठा लिए और कनेक्ट कर लिए, और उसमें से 5 लोग भी लूट लिए, तो वर्थ। तो ये स्केल करने के लिए उन्होंने IVR सिस्टम भी इस्तेमाल करी, और IVR से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि विक्टिम को नहीं लगता कि IVR क्रिमिनल यूज़ कर सकता है। क्रिमिनल तो लेकिन सब कुछ यूज़ कर रहा है आजकल। बिल्कुल है ना, क्रिमिनल तो पूरा सेटअप बना के बैठा हुआ है थाने का। आप देखिए, अब जामताड़ा मैंने देखा होगा खेत में बैठ के कॉल कर रहा है। अब खेत भी तो नहीं है, 5 स्टार होटल में बैठे कर रहा होगा, बाद में पकड़े गए। अभी हमने डिजिटल अरेस्ट के कुछ केसेस वर्कआउट हुए, तो आपने देखा होगा कि वो तो 5 स्टार होटल में थे। तो इनके पास पैसे की तो कमी है नहीं, तो सिस्टम अरेंज करना आसान हो जाता। फाइन, जामताड़ा से तो सर एक कमेंट भी आया था। हाँ, नो ऑफेंस बट आई लव दैट कमेंट। किसी ने लिखा हमारे, आई थिंक फेसबुक वाले वीडियो पे किसी ने लिखा था कि सर मैं जामताड़ा से हूँ और मुझे आपसे सीखना है। तो उस कमेंट को करीब 200 लोगों ने लाइक कर दिया और नीचे लिखा कि भाई तुम्हारी वजह से तो हम सीख रहे हैं, तुम्हें क्यों सीखना। बिल्कुल, बट वेरी क्यूट। होपफुली कि उसको पॉजिटिव यूज़ के लिए सीखना है, क्योंकि नेगेटिव यूज़ को सिखाने वाले तो बिल्कुल बहुत मिल जाएंगे, क्रिमिनल्स हैं। बट आई थिंक इस समय हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की। लोगों का ट्रस्ट गिर गया है, लोग ऐसा ना करने लगे कि हर कॉल से डरने लगे और हर ईमेल से डरने लगे। वो ना हो, इसके लिए हमें इस कम्युनिटी की ज़रूरत है। सर पाकिस्तान भी आपके मतलब लिसनर्स मतलब व्यूअर्स हैं, बहुत देखते हैं। थैंक्स टू पाकिस्तान। 3-4 लोग के कमेंट आए थे, स्पेसिफिकली वो मेंशन करते हैं। देखिए, आप चाहे कुछ भी कह लें, कल्चर तो एक ही है। बिल्कुल, और कल्चर है तो प्रॉब्लम भी एक जैसी होगी। तो जिस तरह से लोग हमारे यहाँ लुट रहे हैं, वहाँ भी लुट रहे होंगे। और वहाँ से तो बैठ के कॉल आती है और वहाँ से तो आ ही रही है कॉल। जब यहाँ के लिए लूट, वहाँ से इंडिया में, जो कि इंडियन नंबर अब KYC टाइट हो गया है, तो +92 से आती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है। सो यदि वहाँ भी किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो क्यों नहीं। और ये इशू ग्लोबल है। मुझे तो और भी, जैसे कि अभी जापान में था मैं, तो वहाँ पे भी इशू है। UK में था तो मैंने आपको बताया कि UK में हर दिन 3 मिलियन पाउंड का लॉस होता है, हर दिन साइबर फ्रॉड। मतलब साल का 1.2 बिलियन के करीब निकलता है, 12-15 हज़ार करोड़ आप समझ लीजिए। और सेम सिचुएशन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की है।
तो हम ये ना समझें कि सिर्फ ये इंडिया की प्रॉब्लम। सर ये चीज़ थी, मतलब एक दोस्त भी था तो वो ही वाज लाइक कि यार ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का काम है जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बाहर ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो अपने एड्रेस कर दिया। और आपको एक अच्छी चीज़ और बताऊं कि यूके में चूंकि ये फ्रॉड होता है और सिमिलर काइंड ऑफ ये फ्रॉड्स थे, तो यूके गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई अभी 7 अक्टूबर को। उन्होंने एक कानून बनाया। वो कानून क्या कहता है कि चाहे आपकी गलती है, चाहे किसी की गलती हो, यदि आपका पैसा बैंक में गया और आपने डिस्प्यूट रेज कर दिया कि यार ये तो मैंने नहीं किया था या किसी ने गलत तरीके से मेरे से लिया, तो बैंक 5 दिन के अंदर पूरा पैसा वापस करेगा। ओके, किसी भी गलती हो, फर्क नहीं पड़ता, बैंक विल पे इंटायर मनी बैक टू यू इन 5 days। अब यदि सिचुएशन ऐसी आती है कि आपने तो पैसा इस बैंक में ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद ये बैंक नहीं वर्कआउट कर पा रही है मनी ट्रेल, तो 50% आपका बैंक पे करेगा, 50% वो बैंक पे करेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक अच्छा कानून बनाया और ये ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि, और ये सवाल जो हम अक्सर लोग पूछते हैं कि सर जब मैंने पैसा बैंक में ही डाला है, मैंने कैश तो दिया नहीं किसी को, बिल्कुल, तो फिर गलती मेरी कैसे? अब तो बैंक की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा सवाल है, एब्सोल्युटली, मतलब आई एग्री विद दिस पॉइंट कि यदि मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूँ तो फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस पैसे को ना खो जाए वो पैसा, कि भाई वो तो विड्रॉ हो गया, अरे ऐसे कैसे विड्रॉ हो गया। तो मेरे ख्याल से यदि यही कानून इंडिया में बन गया तो बैंक मजबूर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए कि ऐसा ना हो। बिल्कुल। अभी हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि अरे आपकी गलती है। अरे भाई मेरी गलती कैसे यार, मुझे नहीं पता था, मैंने विश्वास कर लिया, यही गलती है ना, तो मैं विश्वास करना छोड़ दूं लोगों पे, तो फिर कई सारी चीज़ें लाइफ की ख़त्म हो जाएंगी। विश्वास तो इंसानियत का मूल धर्म है, तो हम मूल धर्म कैसे छोड़ दें? तो ये एक मेरे ख्याल से अननेसेसरी पुश किया जाता है विक्टिम्स को कि नहीं नहीं आप उनका मजाक उड़ाना या उनकी उस इग्नोरेंस की वजह से उनको पेनल्टी देनी पड़ रही है। आई थिंक ये किसी के संग भी हो सकता है। तो बैंक शुड ऑलवेज बी लायबल। मैं आज भी यही एडवोकेसी करता हूँ कि किसी तरह यदि ये जिम्मेवारी बैंक की बना दें तो बैंक सब कुछ कर लेगा, वो टेक्नोलॉजी भी डालेगा, AI भी डालेगा, वो ढूंढ लेगा पैसा भी, और आप के ऊपर लॉस नहीं आएगा। फाइन सर, एक ऐसा ही केस था, मतलब मैं पढ़ रहा था, न्यूज़ स्टोरी मेरे पास थी कहीं हैदराबाद से किसी और से, कि एक बंदा था, उनको ना क्रेडिट कार्ड पे मल्टीपल OTP आए कि भाई आपका ट्रांजैक्शन ये हो रहा है, और फिर वो बाद में जाके जब वो चेक करते हैं कि कहीं 84,000 रुपये कोई ट्रांजैक्शन हो गया, फिर 30,000 रुपये कोई ख़रीद लिया, कुछ चीज़ें ख़रीद ली, और कुछ फ़्लाइट्स बुक कर ली, कहीं फ्रॉडलेंट फ़्लाइट बुक कर ली, तो उनको करके ना 2-2.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से मतलब ट्रांजैक्शन लगा दिया। तो वो कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड उसने दिया भी नहीं, कुछ नहीं किया, और फिर भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया। देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्रेडिट कार्ड यदि आप इंटरनेशनल पोर्टल्स या इंटरनेशनल बाहर यूज़ करें तो वहाँ OTP का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो सीधे यूज़ हो जाएगा। आप बाहर जाएं, डेबिट कार्ड पे OTP नहीं आएगा, आप सीधे टच करो निकल जाएगा पैसा। बाहर के सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो अभी गया, मैंने यूज़ किया। और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी ऐप कुछ रही हो फ़ोन के अंदर जो उसने OTP बाईपास किया, वो OTP ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी हो सकता है। पर चांसेस चूँकि क्रेडिट कार्ड था ये कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं बाहर यूज़ हुआ होगा, और यदि बाहर यूज़ हो गया है तो उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा जिम्मेवारी क्रेडिट कार्ड कंपनी की है, वो आपको पूरा पैसा वापस करेगी। तो ऐसे केसेस में तो आप तुरंत डिस्प्यूट रेज करो और आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनी कितना भी परेशान करे, उससे RBI गाइडलाइन भेज दो, जिम्मेवारी आपकी है। ओके, तो सर इससे डिस्प्यूट रेज करके वो बैलेंस वापस वो क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना, हम पे नहीं करेंगे भाई, जब मैंने गलती ही नहीं की, मैं मुंबई में था या मैं दिल्ली में था, मैं क्रेडिट कार्ड थाईलैंड में यूज़ हो रहा है या मलेशिया में यूज़ हो रहा है या वियतनाम में यूज़ हो रहा है, व्हाई शुड आई बी रिस्पॉन्सिबल? बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद आपको कोई जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है और प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं। मैंने देखा है कि लोग प्रेशर में आके पे करते हैं। एग्जैक्टली सर, वो क्योंकि वो एक्सटॉर्शन करने लगते हैं। वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज और कलेक्शन एजेंट रखे हुए हैं, वो आपको धमकियाँ देते हैं, FIR करते हैं, कर दें FIR। भाई आपने कोई गलती तो की नहीं है, तो आप कभी भी किसी के धमकाने से न डरें। यदि आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट के पैसा निकल गया है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका पैसा वापस करने की जिम्मेवारी सामने वाले की। फाइन सर, एक क्वेश्चन और आया इससे निकल के। कई बार ऐसा होता है कि लोग पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं, उसमें ना कोई चार्ज गलत लग गया 100, 200, 400, 500 रुपये का, तो वो डिस्प्यूट करते, भाई वो कंपनी मानती नहीं कि भाई हम छोड़े, वो नहीं करते। तो लोग क्या करते हैं, बिल बन गया उनका 2,500 रुपये का किस तरीके से, तो वो छोड़ देते हैं, भाई हमने पोर्ट करा लिया, हम बंद कर देते हैं।
पहले तो अब तो शायद पेमेंट के बिना पोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि वो ट्रांजैक्शन पेमेंट रह गया लेकिन वो पोर्ट करके कहीं चले गए, तो 2-3 महीने बाद उनको मेल आती हैं कि भाई हम फला फला जगह से हैं, ये लॉयर फर्म है, एसोसिएशन है, आप ये नहीं करोगे तो कोर्ट में जाओगे फला। तो ये मेल्स ऑथेंटिक होती हैं कि इनसे डरना चाहिए या फिर नहीं? देखो बहुत सारे तो सिर्फ डराने के लिए होते हैं और कोई किसी को भी नोटिस भेज सकता है। नोटिस क्या है, कोई एक कोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। नोटिस इज जस्ट एन लीगल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नोटिस से क्यों डरना? नोटिस तो आप किसी को भी भेज सकते हो कि इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। सो नोटिस बनना बड़ा खतरनाक वर्ड लगा, नोटिस आ गया। हाँ, वो हमारे दिमाग में भर दिया गया है। पर ठीक है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आप उसका जवाब दे दीजिए, लीगली जवाब दे दीजिए आप। वो तो 10 बार एक्सचेंज हो सकता है इन्फॉर्मेशन। पर चूंकि हमारे यहाँ अगेन इट इज़ अ सोसाइटल इशू, हमारे यहाँ ना नोटिस आ जाना, एग्जैक्टली साहब पुलिस का नोटिस आ गया। अब पुलिस ने हो सकता है कोई जानकारी मांगी हो, कोई अरेस्ट तो ना कर लेगी पुलिस, जानकारी मांगने के लिए भी वो नोटिस ही भेजेगी, और क्या तरीका है एग्जैक्टली तो आपको जाके वो जानकारी दे देनी है, बात खत्म हो गई। पर इसको ऐसे देखा जाता है कि आपने तो क्राइम ही कर दिया भाई, यदि पुलिस ने बुला भी लिया आपको तो इसका मतलब है आप कुछ हैंकी पंकी थिंग कर रहे थे। आई थिंक दैट परसेप्शन नीड टू बी चेंज्ड। सर एक क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन क्या सर, एक कमेंट था, लिखा हुआ है, कोई हर्षद है, वो कह रहे हैं सर 4 दिन पहले मेरे पास 2 कॉल आए थे जो फ्रॉड थे, और आपकी सीरीज़ के कारण जो अवेयरनेस आया है उस कारण से कुछ भी बोलने से पहले हम ये सोचते हैं कि भाई ये सही होगा या गलत, आपकी वजह से बच गए, सबका आभार। थैंक यू सो मच हर्षद। हाँ सर, हर्षद नाम है इनका। हर्षद जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें ज़रूर लिखें क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और यदि एक भी ऐसा मैसेज आता है तो अंदर जान आ जाती है कि यार आई थिंक इट्स वर्थ सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ बैठना। कुछ लोगों ने कहा कि साहब एक ही कपड़े में आप 2-2 वीडियो क्यों बना लेते हो क्योंकि टाइम नहीं है भाई। बिल्कुल, अभी शेड्यूल बताया, कपड़े बदलने का टाइम भी नहीं है तो डोंट माइंड, आप इन्फॉर्मेशन पर फोकस करें, कपड़ों पर नहीं। और अब तो हंसने वाले कमेंट हो गए, कुछ लोग ये भी हो गए हंसना ठीक है, कुछ लोग अभी भी लेकिन यार हंसते क्यों भाई, और क्या करें। मेरे को तो कह रहे एंकर लुक्स लाइक अ फूल, जोकर ही लुक्स लाइक अ जोकर, हर चीज़ पे हंसता है यार, मतलब नहीं देखिए वो अलग अलग अपना अपना, आपका फोकस मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप एंटरटेन हो, मतलब एंटरटेनमेंट भी आपको मिला, आप देखें बड़ा इन्फॉर्मेशन। स्ट्रेस होके कुछ बताता रहूँ 2 घंटे एग्जैक्टली वो अच्छा शायद नहीं लगेगा। और मैं ऐसा हर जगह करता हूँ। देखिए मैं पुलिस की ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ। पुलिस को बांध के रखना 2 घंटे इज़ अ बिग इशू, खासतौर से जो बंदा फील्ड में काम करता है। पर मेरे सेशंस में वो 3 घंटे 6 घंटे की ट्रेनिंग बैठ के लेता है। एंड मुझे रिक्वेस्ट आती है कि सर आप आते हो तो ये लोग चाय भी भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग को स्ट्रेस नहीं बनाते, हम ट्रेनिंग को एंटरटेनमेंट बनाते हैं। जैसे हम हंसते खेलते चीज़ें सीख लेंगे, चलो अब ये लिंक ट्राई करो, वो करो, ये कहानी सुना दी, तो आपके घंटे कब निकल गए एंड यू हैव लर्न सो मच, ये पता भी नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ये स्ट्रेस हो जाएगा। मेरे ख्याल से दैट्स द रीज़न कि हम लोग लाइट रखना चाहते हैं। बिल्कुल, चीज़ें बहुत सीरियस हैं और हम सीरियस ऑब्जेक्टिव के संग ही कर रहे हैं कि आपका पैसा बचे, बट एग्जैक्टली। सर एक कमेंट है निर्मल चीमा, वो कह रहे हैं विटालिक भी क्वांटम रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, तो इससे सर बिटकॉइन को कुछ नहीं होगा। मतलब ये समझ आ रहा है कि मतलब लोग एजुकेटेड हैं, चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं। और आपने जो कमेंट किया था वो लास्ट में था सबसे कमेंट, पिछली वीडियो के आखिरी में, उन्होंने वहाँ तक जाके वो वीडियो देखी है बिटकॉइन वाला, और उसके बाद उन्होंने कमेंट किया है। थैंक यू सो मच। तो आई एम श्योर, सी ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो ही जाएगा बिल्कुल, मैं तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ होती है। सो डोंट ट्रीट मी कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ फ्यूचर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने भी जो चीज़ें पढ़ी, आप गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई जिस लॉजिक पे मैं बोल रहा हूँ वो लॉजिक वहाँ है। बट जब हमें ये पता होता है कि हाँ ये चीज़ खतरा है, तो हम उसके फिक्स करने के लिए एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली लगा रहे होंगे एफर्ट, हो सकता है हम फिक्स कर लें, वो सब होगा। बैंक्स जैसे कि मूव कर रहे हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे, या एक चीज़ हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रैंडमनेस। अभी चूंकि आपने जिक्र किया तो बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना नहीं चाहता, बट जब हम की जनरेट करते हैं ना, इंक्रिप्शन की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सीड होता है जिसके थ्रू रैंडमनेस जनरेट की जाती है। एक्चुअली हम एब्सोल्यूट रैंडमनेस नहीं जनरेट कर सकते, इसको हम बोलते हैं स्यूडो रैंडमनेस, क्योंकि ये प्रोग्राम के थ्रू जनरेट हो रही है। तो चूंकि ये स्यूडो रैंडमनेस होती है, तो जो की जनरेट होती है उसके थ्रू वो प्रिडिक्ट की जा सकती है थ्रू क्वांटम कंप्यूटर्स। पर यदि मैं ये रैंडमनेस एब्सोल्यूट कर लूँ, फिर नहीं,
तो नहीं की जा सकती। तो एब्सोल्यूट कैसे की जा सकती है? क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू रैंडमनेस जनरेट करो। ओके तो इसको वो हम बोलते हैं QRNG, क्वांटम रैंडमनेस जनरेटर। यदि हम क्वांटम से रैंडमनेस जनरेट करेंगे फिर जो की निकलेगी वही इंक्रिप्शन एल्गोरिथम RSA 204 बिट या ES 512, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको क्वांटम नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ट्राई हो रहे हैं। कौन एब्सोल्यूट सक्सेस होगा कौन नहीं होगा वो तो अभी इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। फाइन सर, एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि इन मुंबई देयर आर ग्रुप्स हु आर वाइपिंग आउट होल लॉट ऑफ मनी इन द नेम ऑफ सिबिल स्कोर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अमित सर, कैन यू हेल्प मी इन दिस? कैन यू एक्सप्लेन दिस? तो देखिए, मैंने अपना ईमेल आईडी पब्लिक किया हुआ है, या आप मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पर साइबर दुबे पर लिख दीजिए। ईमेल आईडी cyberdube01@gmail.com है। आप मुझे थोड़ा डिटेल बताइए, विल वर्कआउट। मैं वहाँ पर जो महाराष्ट्र साइबर में अभी यशस्वी यादव जी हैं उनसे डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं उसमें। फाइन सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा कमेंट लग रहा है मुझे, इसको लूँगा ज़रूर। तो किसी ने लिखा था, मेहुल, वो कह रहे हैं कि आई वांट टू जॉइन योर टीम, साइबर सिक्योरिटी टीम सर, ठीक है। तो उस पर कमेंट आया, ज्वाइन करना है तो 2 रास्ते हैं तेरे पास। वो कह रहा है या तो नेशनल लेवल का साइबर क्राइम कर या कह रहा है या अमित सर को हैक कर ले। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, आपको दोनों करने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे ईमेल लिख दीजिए, यू आर विद मी। मुझे सबकी ज़रूरत है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। और लास्ट में मुझे लगा प्रूव योर सेल्फ। नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप कुछ भी नेगेटिव करें। कई लोगों ने बोला कि सर आपका शो देख के क्रिमिनल सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो डोंट वरी, वो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। इस लेवल की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा कि क्रिमिनल उसको यूज़ कर पाए। सर, आप जो भी सब चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे करते हैं, सब चीज़ हमने आपसे पूछ ली अब तक, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई, लेकिन आपका डेली रूटीन क्या होता है, स्केड्यूल क्या होता है, ज़रा वो बताएं लोगों को। तब समझ में आएगा कि कितना बिजी रहते हैं। देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। अभी हालत ये है कि यदि मैं आपको कल का बताऊं तो कल सुबह मैं आया जापान से, परसों लैंड किया हूं रात को 2-3 बजे। उसके बाद अगले दिन सुबह मुझे मसूरी पहुंचना था, ट्रेनिंग थी, तो मैंने टैक्सी बुला ली थी सुबह 6 बजे। तो 3 बजे घर पहुंचा, 2 घंटे सोया, 6 बजे मैं टैक्सी में बैठा हूं और निकल गया हूँ। नोएडा से मसूरी कितना टाइम लगता है? 6-6.5 घंटे। मैं पहुंचा हूँ 2 बजे वहाँ। बीच में ऑफ कोर्स ढाबे पर लंच में ब्रेकफास्ट भी किया। 2 बजे से मेरा लेक्चर था। अरे मतलब मुझे पहुंचना ही 2 से पहले था, तो उन्होंने 2 से 2:30 मुझे से कहा सर आप लंच कर लीजिए और 2:30 बजे से हम लेक्चर करते हैं। 2:30 से 5-5:30 मैंने लेक्चर दिया। उसके बाद एक IG साहब थे वहाँ जो मेरे से मिलने आए थे, तो हम वहाँ बैठे, हमने इवनिंग टी ली। 6-6:30 पे मैं वहाँ से निकल गया। 7 बजे निकल गया वहाँ, निकलते फिर ट्रैफिक हो जाता। फिर रात के 3 बजे पे आया। जब मैं रात के 3 बजे यहाँ पहुँचा, अब उसी रात में मतलब कल आज सुबह 3 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आज सुबह 6 बजे मेरा US का एक लेक्चर था। अरे तो मैं सो नहीं पाया। फिर मैं 6 से 7 लेक्चर दिया। 7 बजे मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। तो उसको तैयार करके मैं रेडी करके वापस आया। अब मैं 8 बजे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं एक वॉक लेता हूँ। सो 8 से 9 मैंने 4-5 किलोमीटर वॉक की, लेकिन मैंने सुना, मैंने ओशो को सुना, मैंने कुछ भगवत गीता सुना, मैंने कुछ अभी रिसर्च हो रही है वो सुना। तो इस तरह से मेरे वो टाइम ऐसा होता है कि जो भी आ गया सुन लिया। और उसकी वजह से उसके बाद भाग रहा हूँ मीटिंग्स, और अभी शाम को हम बैठे हुए हैं। तो ये तो आज की कहानी है। और इस बीच में 10-12 कॉल्स मैंने लिए जो केसेस थे, और उसमें से प्रायोरिटाइज़ किए कि जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, जहाँ नहीं कर सकता वहाँ सीधे मना भी कर देता हूँ। तो ये तो सर अभी पिछले 2 दिन का शेड्यूल है, और मुझे अभी आगे भी पता है कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। तो रनिंग अराउंड, टू मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। और हर हफ्ते 3-4 दिन तो सिर्फ लेक्चर्स बुक होते हैं। कभी CBI का है, कभी किसी एजेंसी, कभी PRND है, नेटग्रिड है, आपका NC जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जजेस की ट्रेनिंग है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग में देता हूँ, फिर दिल्ली जुडिशल एकेडमी में ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर स्टेट लेवल पे भी बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो ये है अभी मेरा शेड्यूल। तो जैसे लोगों को लगता होगा कि मैं 24 घंटे लैब कंप्यूटर बैठा रहता हूँ, ऐसा नहीं है।
क्योंकि लोग मेरे को आए मेरे से कई, सर मैं आपके संग, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, हम सीख लेंगे। तो मैंने कहा मैं रख लूँगा ना तब भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मैं अब टेक्निकल चीज़ें कम कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मैं टीम को बता देता हूँ कि अब ये कर लो, वो कर लो, वैसा कर लो, ये ट्राई कर लो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे संग रहोगे तो आप सिर्फ मेरे फ़ोन कॉल सुन रहे होगे। एग्जैक्टली। मैं और कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर आप फ़ोन कॉल पे सोचोगे कि इसमें लर्निंग तो कुछ मिली नहीं। सब भाग जाएंगे, 3 बजे सो के आ रहे हैं, फिर आप और 2 घंटे सो रहे हैं। अरे मैं एक सांसद, ये तो मैं फिर भी अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ, ठीक है। एक इस दिल्ली के एक सांसद साहब थे, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि सुबह ब्रेकफास्ट पे आ जाना। मैंने कहा ठीक है साहब, बैठेंगे, कुछ था। तो मैं पहुंचा तो वो उठ के सो के नहीं उठे थे। जब सो के उठे तो वो उनका अगला शेड्यूल टाइट हो गया था कि उसके बाद वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो बोले यार ब्रेकफास्ट तो अब हो नहीं सकता, ऐसा करते हैं मेरे संग गाड़ी में आ जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं गाड़ी में चला गया उनके संग। हम गाड़ी में खाए और हम रात के 2 बजे वापस आए। मतलब आप सोचिए, सुबह 10 सवा 10 के निकले और हमें 5 मिनट बात करने को नहीं मिला। तब मैं सोचा, मैंने यार मुझे नहीं बनना है। अंदर नहीं आता कि कभी एस्पिरेशन भी नहीं है, नहीं क्या नरक जैसी जिंदगी है। ये बंदा खा भी नहीं पा रहा है, पीछे अपने उसे 2 रोटियां रखी हुई हैं, वो चलते चलते भाग रहा है, फिर जाता है स्टेज पे कुछ बोल के आ जाता है, फिर लोग घेरते हैं, फिर स्माइल के फोटो खिंचा रहे हैं। रियलिटी ये होती है। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग माई लाइफ विद देम, बट जिसको भी ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी बहुत अच्छी है और वो तो पंखे झुला रहा है, वो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी उसे उतरते चढ़ते देखते हो आप, उसके बाद जो हो रहा होता है उनके संग। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं जब गाड़ी में जा रहा होता ना कहीं, तो अंदर से दिल आता क्यों जा रहे हो। सुबह 5 बजे उठ के क्यों जा रहे हो, आराम से सोते। तो फिर एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार वहाँ जाएंगे, शायद कुछ सीखने को मिले, शायद 50 लोग ऐसे मिले जो मेरे को सुनना चाहते हैं। वो मोटिवेट करता है, वो ड्राइव करता है। सर के ये भी मोटिवेशन रहती है, मतलब ऑफ कोर्स रहती होगी, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ी लोगों को और आइडिया रहे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी के पैसे बचा लिए गए, या फिर किसी के साथ बड़ी दिक्कत है, कोई किडनैपिंग केस जैसे आप सॉल्व करते हैं, उसकी वो आपने सॉल्व करते हैं, क्या वो अंदर से मोटिवेशन मिलती रहती है? बहुत। जो एक किडनैपिंग केस मैंने आपको शायद बताया होगा, ये जो किताब है मेरी फर्स्ट बुक है, रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स। उसमें 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी में कुछ 26/11 का इन्वेस्टिगेशन है, सेकंड में एक किडनैपिंग केस जो सॉल्व हुई है, और थर्ड में एक रोड एक्सीडेंट सॉल्व हुआ है। एक गाड़ी थी ऑडी और वो मजदूरों पर चढ़ गई थी और 6-7 मजदूर मर गए थे रास्ते, और एक अकेली बच्ची बची थी उसमें। तो उस केस को सॉल्व किया और उसके बाद पता नहीं पड़ा था कि कौन थे, तो उसको कैसे वर्कआउट किया, वो कहानी है उसमें। सबसे जो इंटरेस्टिंग मेरे लिए लगती है वो किडनैपिंग वाली है, क्योंकि वो हुआ था 15 अगस्त के दिन। ओके। किडनैपिंग हुआ था 12 अगस्त को, और ये क्रिमिनल जानबूझ के करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि 15 अगस्त होते होते पुलिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाती है, तो वो डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर में कम इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो उस सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस समय यदि कोई क्राइम होगा तो पुलिस का फोकस नहीं होगा, और उस दौरान वो प्रेशर बना के रैंसम मांग सकते हैं। तो 12 अगस्त को एक बहुत हाई प्रोफाइल आदमी किडनैप होता है और 2 करोड़ का रैंसम मांगा जाता है, और फिर उसमें STF इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल पुलिस का प्रायोरिटी उस समय अलग थी। यहाँ इंडिपेंडेंस डे के गीत चल रहे हैं पूरे सुबह से शाम, और मेरे अंदर चल रहा है कि एक बंदा कब जिएगा मरेगा पता नहीं, मतलब उसके लिए फ्रीडम एग्जैक्टली ख़त्म कर दी गई है। और हमने 15 अगस्त को सॉल्व किया था वो केस। अरे तो जब मैं 15 अगस्त को हम लोग और सोए नहीं थे, 3 रात हमने सोए नहीं, और हमने पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, चूँकि उस पर वेब सीरीज़ और फिल्म बन रही है इसलिए मैं अभी नहीं सुना सकता, लेकिन आप बुक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब मैं निकला उस दिन, तो मैं 2 दिन तक हवा में था, मतलब आई वॉज फीलिंग सो लाइट, जबकि मैं 3 दिन सोया नहीं हूँ, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने यार किसी की ज़िंदगी बचा ली। मतलब ये जो फील है ना, शायद डॉक्टर को शायद समझ में आएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस लेवल पे एंगेज होगा, वैसा सा कुछ था। और हर समय लग रहा था कि होगा या नहीं होगा नहीं पता। प्रेशर उतना ही माउंट होता है क्योंकि जो उसकी वाइफ है वो रो रही है, और वो मतलब लिटरली बैक कर रही है कि आप कुछ तो कर लो, और हम सब कर रहे हैं और हम उसको ढांढस दे रहे हैं कुछ नहीं होगा। हमें पता है अंदर से कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो कर दिया तो फिर लगता है कि यार फाइन। सर आप से जब पहली बार हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे तब आप बात कर रहे थे कि जैसे कि बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, उन लोगों से बातचीत होती है, मिलने के लिए आप जाते हैं, उनकी चीज़ें सॉल्व करने, जो भी चीज़ें रहती होंगी, तो उनसे मिलके क्या लगता है चीज़ें, फिर उनकी लाइफ कैसी होती है, फिर क्या इंटरेक्शन रहता है वहाँ पे? इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे लोग उसको जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, मैंने नाम इसलिए नहीं मैं नाम नहीं लूँगा।
तो मैं उनसे बातचीत की, दोस्ती हो गई। मतलब वो इतने रिस्पेक्टेड और बड़े हैं कि उनसे जब आप बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ चीज़ें उनसे नहीं पूछी जा सकती, मतलब ऐसा वाला हिडन होता है ना। तो हम दोनों अकेले थे एंड वी वाज सिटिंग इन हिज, सब ऐसी सिचुएशन बनी, उन्होंने बुलाया कि घर आ जाओ, बैठ गया। तो बात करते करते हर तरह की बात हो रही, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव किया है, कभी आपको ऐसा लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए? अब एकदम से वो एंड देन उन्होंने झटका लेकर उन्होंने कहा कि 3 बार लगा। एंड देन ही टोल्ड मी द इंसिडेंट्स कि कब था, कैसा था और कैसे बचे हो। शायद उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं होगा, न दोस्त, न एम्प्लॉइज़, न कलीग, न रिलेटिव जो उनसे ये सवाल पूछ सके। सर इतना डायरेक्ट बिल्कुल। और मैं क्यों पूछ पाया? क्योंकि मेरे अंदर एक इनहेरेंट वो है कि मैं किसी से किसी उम्मीद की इच्छा से नहीं मिलता। व्हेन आई मीट एनीबॉडी, चाहे वो फिर बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, मैं एक इनहेरेंट रहता है कि मुझे सिर्फ दोस्ती करनी है। आई डोंट नीड एनीथिंग। ऐसा क्या है जो आप उससे ले सकते हो? तो जब आपको ये डर नहीं होता ना कि मुझे कुछ लेना, तो फिर आप निर्भय हो जाते हो। तो जब मैंने सवाल पूछ के आया तो मुझे एक पल को लगा कि यार मैं कैसे पूछ गया सवाल, यार बड़ा अजीब सा, यार ऐसे कैसे पूछ लोगे? तो वो भी अ पर्सन हु हैज इंस्पिरेशन ऑफ सो मेनी, आपको ये सवाल मेरे से पूछे। सोचिए बिल्कुल कि सर आपको नहीं लगा कभी एक्चुअली मेरे संग भी ऐसा हुआ है? अरे सच्चाई बहुत अलग होती है। हर आदमी की लाइफ में हर इंसान अपने कंधों पे एक सलीब लेके चल रहा है और उस सलीब का बोझ उसी पता है, किसी और को नहीं पता होता, जो हम देख रहे होते हैं ना। सो व्हेन आई हैव टच्ड दोज पीपल, चीफ मिनिस्टर्स, आई हैव सीन देम क्राइंग, आंसू निकलते हुए, रोते हुए, ऐसा देखा। तो मुझे जब वो रियलिटी से आप बिल्कुल तारुफ करते हो ना, जो शायद किसी और को कभी जानने को नहीं मिलेगी। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, मेरे संग एक आईपीएस ऑफिसर थे, तो हम दोनों साथ में रुके हुए थे। तो खाना मैं बनाता था, बर्तन वो धोते थे क्योंकि वो लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। एंड ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी और मैं वापस आया तो बर्तन नहीं धुले हुए थे। तो मैं उन पर गुस्सा हो गया, मैंने कहा क्या कमाल करते हो यार, बर्तन भी नहीं धोए, अब खाना बनने में टाइम लगेगा और मुझे भूख लग रही है, और ऐसा मतलब चिल्ला पड़ा। तो मुझे सुनते रहे यार ये बंदा कितना मतलब र्यूडली डांट रहा है मुझे, एंड वो चुपचाप बर्तन धोते रहे। फिर वो आए, तो जब खाना खाने बैठे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मतलब मैं शायद भूखा था और मैंने इसलिए ऐसा कुछ बोल दिया, सो सॉरी। बोले नहीं, मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं डांटा। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। बोले जो मेरे ऑफिस में घुसता है ना, वो तो आंख मिला के बात नहीं कर पाता। सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। तो बोले मुझे ऐसा लगा कि इतना क्लोजनेस मुझे फील ही नहीं हुई किसी से। एंड मैं इसलिए नहीं कि कोई, आप सोच रहे हो ये चीज़ जो है फील है कि आप किसी के इतना क्लोज हो कि आप उसे डांट सकते हो। बिल्कुल। एंड दैट टू व्हेन दिस पर्सन इज अचीवर, और उसको कभी कोई ऐसा मिलेगा नहीं। यदि आप उतना क्लोज हो गए तो फिर आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, फिर आपको वो डर नहीं रहता। तो देन वी बिकेम सो क्लोज कि फिर, क्योंकि दुख तो सबकी लाइफ में है, बिल्कुल सर। दुख तो अमिताभ बच्चन जी की भी लाइफ में होंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो ये मान के चलना, हाँ, लेकिन उसके बारे में नहीं पता होता, वो उन्हीं को पता होता है जो शायद। बिल्कुल। सो वो जानना का मुझे मौका मिला। और नॉर्मली लोग मुझे अप्रोच ही तब करते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख है। एग्जैक्टली, तो ये बात है। तो स्टार्ट ही वहाँ से होता है। तो जब उससे 2 चेंज हुए मेरे अंदर। एक, मेरी खुद की एस्पिरेशंस कम हो गई। जैसे मेरे अंदर कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, यूपी में अधिकतर लोगों को होती है। मैंने कहा यार मैं देख लिए सारे पॉलिटिशियंस भी देख लिए, ब्यूरोक्रेट वाली एस्पिरेशन भी खत्म हो गई कि वो इन्फ्लुएंस है। आई हैव सीन पीपल रिजाइनिंग, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि आईपीएस कैसे बनता है आदमी, मतलब 100 लोग 150 लोग बन पाते हैं, दैट टू विद सो मच एफर्ट। और उसके बाद वो एक दिन 5 साल बाद 10 साल डिसाइड करता है कि यार नहीं कर सकता मैं नौकरी। ऐसा कैसे होता है? वही मैं पूछना चाह रहा एंड था। एवरीथिंग इज गिवन टू हिम। और ये अलग एंगल निकल रहा है पॉडकास्ट से। हाँ, कितनी इंटरेस्टिंग मैं कह रहा हूँ, मैं और आप देखो गूगल पे तो मिल भी जाएंगे जो लोग, बट फिर आप सोचोगे कि यार एक बंदा है जो एक सीईओ है कंपनी का, और वो एक आईपीएस ऑफिसर से मिलने जाएगा, वो बाहर बैठा रहता है। वो बिल्कुल, वो उसको भले ही 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देन दिस आईपीएस हैज एन एस्पिरेशन टू बिकम दैट सीईओ।
तो कह रहे यार मेरी ज़िंदगी अजीब से नरक हो रखी है, आई थिंक ही इज़ लिविंग अ बेटर लाइफ। हर आदमी अपनी लाइफ में एक खोखलापन लेके जी रहा है जो उसको भरना है, और वो उसको दूसरे में देखता है। सो आई सी दैट गैप इन एवरी पर्सन जिसको मैं मिलता हूँ, यार उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मिसिंग है। वो शायद अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, लोगों को इतना नहीं मिलता होगा क्योंकि वो उस एंगल से कभी इतने वैरायटी ऑफ लोगों से नहीं मिल सकते। बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर्स जो मतलब बेस्ट उन लोगों से मिला, एंड देन दे शेयर्ड विद मी देयर पर्सनल स्ट्रगल्स एंड जो अभी चल रही है, व्हेन दे हैव अचीव एवरीथिंग, या वो दुख जो शायद दुनिया को कभी बताएंगे नहीं। हम शायद हर बार उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जो कभी सॉल्व नहीं होंगी, बट हम सुन सकते हैं। और कई बार आपको सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो सुन ले और जज्ब करके बैठ जाए। तो उनके पास तो वही ना, सुनने वाला भी कोई नहीं होता। हाँ, जिसको बताएंगे वो उसका मिसयूज़ करेगा। वो फिर मीडिया में हर चीज़ निकल जाए, ये सब चीज़ होती है। तो ये लाइफ की रियल लर्निंग्स है, एंड आई थिंक समटाइम्स यही मोटिवेट करते हैं आपको, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिसको पाके आप एब्सोल्यूट प्लेजर या एब्सोल्यूट हैप्पीनेस या एब्सोल्यूट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वाला कुछ नहीं है। हर समय कोई खोज जारी रहेगी। यदि आप उस प्रोसेस को जी पा रहे हो और उसको मजा ले रहे हो तो बहुत है। फाइन। मतलब सर एक क्वेश्चन और आ रहा था इससे रिलेटेड, लेकिन आई होप मतलब उसको लेंगे नेक्स्ट टाइम। लोग ये कह रहे थे कि आप भगवद गीता को भी डिस्कस करें। हमने एक दो बार आपने उसको टच किया एंड वी होप कि आगे भी उसको डिस्कस कर लेंगे। कोई आएगा तो आप सर उसको जरूर एग्जांपल दीजिए। अभी और लंबा जा सकते हैं लेकिन विल वाइंड अप नेक्स्ट में, फिर आगे और जाएंगे। और आज फिर से आप टाइम निकाला आपने हमारे लिए, थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि ये इन्हीं का इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हम 10 एपिसोड कर पाए हैं, और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उस वजह से हम लोग लगातार कर भी रहे हैं। जो फीडबैक है, कमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि और लोग भी ज़रा खुल के बोलें, बुरा भी बोल सकते हैं, वी डोंट माइंड। ठीक है यार, देखो नोबडी इज़ परफेक्ट, हमसे भी गलतियां होंगी, लेकिन हम भी लर्न करेंगे, हम अगली बार और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करें और उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, कल मैं सेशन ले रहा था और किसी को डिस्टेंस नहीं पता था, मुझे बड़ा दुख होता है फिर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग।